उनके हस्बैंड आ गए विनीता निगम से। जी नमस्कार आप सभी को। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ हो गया। मैं डॉक्टर शशि रंजन अकेला आप सभी का इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष स्वतंत्रता का पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में और उसके निर्देशानुसार हम अपनी गतिविधियों को एक दृष्टि के साथ आयोजित करें, इसी श्रृंखला में आज का आयोजन है। आज के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सुनील कुमार जी हम सबके बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं आपका बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर हम सबके बीच में आजादी के अमृत महोत्सव की विश्वविद्यालय स्तर समिति के आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर यूआईटी प्रोफेसर सुधीर सिंह भदौरिया सर उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापक गण, सभी छात्र जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका स्वागत करता हूं। आज 9 अगस्त की तिथि भारतवर्ष के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। स्वतंत्रता के उस दौर में जब पूरा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अपना सर्वस्व निछावर करके, और स्वतंत्रता की चाह सबके मन में थी। उस समय में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 9 अगस्त की तिथि को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, और इस भारत छोड़ो का शब्द भी इसलिए आया कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत तो छोड़ें, लेकिन भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में रखें कि जाने के बाद भी नियंत्रण उनका रहे और किस प्रकार से भारत आगामी समय में बढ़े, यह उनकी चिंता का विषय था। लेकिन संयोग की बात है कि आज के इस आंदोलन का महत्वपूर्ण दिन भारत के इतिहास में इसलिए भी है कि सारे बड़े नेता जेलों में बंद थे और भारतवर्ष की आम जनता स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, अरुणा आसफ अली जैसे व्यक्तित्व उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और इसलिए निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75 वर्षों की भारत की विकास यात्रा का सिंहावलोकन करें, स्वत्व की चर्चा करें, स्वतंत्रता के उस संघर्ष को याद करते हुए भारत के अंदर युवाओं के सामने, देश की युवा पीढ़ी के सामने, देश के समाज के सामने पूरा चित्र रखें, ताकि हम अंतर्मन से इस बात का विचार कर सकें कि भारत इन 75 वर्षों में कितने स्वत्व को हासिल कर पाया। और इसी योजना को ध्यान में रख करके आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज की व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन है। स्वदेशी भारत की आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम है। इस विषय पर आज हमारे सम्माननीय मुख्य वक्ता जी का एडीएन वाजपेयी सर का व्याख्यान होगा। एडीएन वाजपेयी सर माननीय कुलपति के रूप में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम सबका परिचय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उनसे आया है। देश के बड़े अर्थशास्त्री के रूप में माननीय एडीएन वाजपेयी सर को जाना जाता है। माननीय अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर हिमाचल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति रहे, रीवा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति रहे, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के माननीय प्रभारी कुलपति रहे, और पूरे भारतवर्ष में एक अर्थशास्त्री के रूप में और शिक्षाविद के नाते आपकी पहचान है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ देश के अनेक पत्रिकाओं के संपादन के साथ आप जुड़े हैं। लगभग 20 पत्रिकाओं का संपादन आप करते हैं। लगभग 11 पुस्तकों का, आपकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। देश की, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तकरीबन 70 से अधिक संस्थाओं के आप मानद सदस्य हैं। पूर्व में आप राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ के सदस्य भी रहे। ऐसे अनेक पदों पर आपने सुशोभित किया है। आज के इस अवसर पर प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी सर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। स्वदेशी के इस विषय को लेकर के माननीय कुलपति महोदय का आग्रह था
कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, तो आत्मनिर्भरता के इस विषय को लेकर के स्वदेशी का जो मॉडल है, स्वदेशी की चर्चा आज की पीढ़ी के बीच में होना चाहिए। और इसलिए स्वदेशी केवल उत्पाद का विषय नहीं है, स्वदेशी केवल सिद्धांत का विषय नहीं, स्वदेशी व्यवहार का विषय है। स्वभाषा, स्वभूषा, स्वशिक्षा, यह सब स्वदेशी के साथ जुड़ते हैं कहीं ना कहीं जाकर के। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार अपने संस्मरण में इस बात का उल्लेख किया, अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि ईश्वर ने दुनिया के सारे देशों को उनके प्रश्न दिए हैं और इसलिए निश्चित तौर पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न अलग अलग देशों के लिए हैं, तो उसका समाधान भी अलग अलग अपने अपने स्तर पर होगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर आज के समय में देश के विकास का मॉडल कैसा हो, दो बड़े प्रश्न हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत समग्र विकास हो, देश के विकास का मॉडल कैसा हो, क्योंकि जब स्वदेशी की चर्चा चलती है तो कहा जाता है कि प्रत्येक देश इस बात के लिए उत्सुक होता है कि उसकी अपनी स्व शिक्षा हो, उसकी अपनी स्व आर्थिक नीति हो, उसकी अपनी स्वभूषा, स्वभाषा, जिसके आधार पर देश का विकास हो। तो भारत के संदर्भ में भारत केंद्रित विकास की कल्पना यह भी कहीं ना कहीं स्वदेशी के साथ जुड़ती है। और आज के इस महत्वपूर्ण विषय के साथ माननीय कुलपति महोदय का हम सबको निर्देश था कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में स्वत्व की चर्चा करते समय, स्व की चर्चा करते समय स्वदेशी और आत्मनिर्भर इन दोनों संकल्पनाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि कुल मिलाकर के भारत के चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना में अर्थ है एक पुरुषार्थ के रूप में। यह भारत की अपनी सनातन परंपरा है और इसलिए कहीं ना कहीं आज का यह विषय स्वदेशी एक सशक्त माध्यम है भारत के आत्मनिर्भरता का, क्योंकि स्वदेशी ही राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज के इस अवसर पर हम सबके अभिभावक, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जिनके नेतृत्व में आज हम इस आयोजन को कर रहे हैं, माननीय प्रोफेसर सुनील कुमार सर उपस्थित हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस अवसर पर आपसे आग्रह करता हूं कि वे अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रोफेसर सुनील कुमार सर। सबसे पहले तो मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय एडीएन वाजपेयी जी का सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार में आज समय देने के लिए सादर उनका अभिनंदन भी है, स्वागत भी है और बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मैं आज जो अमृत महोत्सव हम मनाएंगे 15 अगस्त का, उसकी भी हम सादर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्वदेशी के मायने अब स्वतंत्र भारत में बदल गए हैं। जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और तत्कालीन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने जब उसका विरोध किया तो उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। उस समय स्वदेशी को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़कर देखा गया था। नेशनलिज्म की भावना कैसी लाई जाए, उस भावनाओं के लिए स्वदेशी का आंदोलन जारी किया गया और जिसमें कि हम विदेशी जो उत्पाद थे उनका बहिष्कार कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं ये भावना थी कि ये एक राष्ट्रीयता की भावना को लाता है और दूसरा, जब आर्थिक रूप से आप उन्नत होंगे तभी आप किसी लड़ाई को लड़ सकेंगे। आज आजादी के 75 वर्ष बाद पुनः हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ये एक नए ढंग का स्वदेशी है और इसमें अगर मैं आगे जोड़ूं तो हम आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय की भी बात जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस बात की संकल्पना करती है कि एक सशक्त आत्मनिर्भर जो विश्वविद्यालय ही उस विकास की संकल्पना को दे सकता है जो कि हम चाहते हैं अपने परिक्षेत्र में। इन सब बातों को अगर समग्र रूप से हम जोड़ते हैं और देखें तो स्वदेशी का अब वह मतलब नहीं रह गया है जहां पर हम ये इस बात को एम्फेसाइज करें कि हर चीज स्वदेशी होगी, क्योंकि जो विकास का मॉडल है उसमें कई बार आपको ये है कि एक लीड लेने के लिए, विकसित होने के लिए आपको आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके कई डायमेंशन है। एक डायमेंशन जो कि मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में कहना चाहूंगा वो ये भी है कि जब आप स्वदेशी होते हैं, वोकल फॉर लोकल होते हैं, तो आपके कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं। आप अगर अपने उत्पादों को बढ़ावा देंगे
तो आपके कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे और आप एनवायरनमेंट को संरक्षित कर सकेंगे। एक दूसरा डायमेंशन जो है, जब हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो दूसरा डायमेंशन है ऊर्जा का क्षेत्र। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो 70% इंपोर्ट है वो सिंपल केवल एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑयल से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं उनको इंपोर्ट करने में हमारे खर्च होते हैं। उसमें एक बड़ी जो कॉल ली है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, वो सोलर एनर्जी पर कॉल ली गई है कि अब हम सोलर एनर्जी का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और भारत को ऊर्जा के रूप में भी हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वतंत्र करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कॉल है। आने वाले दिनों में हमको इस बात से भी सतर्क रहना है कि जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसको इस ढंग से लेना है कि उसमें हमें गुणवत्ता पर कभी भी कोई समझौता नहीं करना है। अगर उत्पाद की गुणवत्ता पर अगर हम समझौता करते हैं तो ये जो संकल्प है स्वदेशी का या आत्मनिर्भरता का, ये बहुत दूर नहीं जा सकता। क्योंकि सब कोई ये बात को समझता है कि जब आपकी ग्लोबल इकोनॉमी होती है, खुली इकोनॉमी होती है, और उसमें अगर आप स्वदेशी की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आपको उत्पाद की गुणवत्ता पर उतना ही ज्यादा काम करना है जितना कि उसके मूल्यों और उससे जुड़े अन्य विषयों पर है। और इन विषयों पर हम जैसे विश्वविद्यालयों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर वास्तविक रूप से हमको आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी बनना है, वोकल फॉर लोकल होना है, तो सभी विश्वविद्यालयों को रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी मुकामों पर कुछ ना कुछ सफलता हासिल करनी होगी और काम करना होगा। क्योंकि जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है, जो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट है, बिना इनोवेशन और रिसर्च के बहुत ज्यादा दूर जाने की स्थिति में नहीं हो सकता। जब हम किसी भी उत्पाद का विकल्प वोकल फॉर लोकल होकर देखेंगे तो विकल्प किसको देना होगा? वो विकल्प हम जैसे विश्वविद्यालयों को देना होगा, हमको और आपको देना होगा। जब हम अपने कृषि उत्पादों को बढ़ाने की बात करते हैं और जब ये कहते हैं कि हम बिल्कुल एक ऐसी खेती जाते हैं जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना हो, तो हमें उन तकनीक का इजाद करना होगा जहां पर कि हम नेचुरल रूप से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की बात कर सकें और उस तरह के उत्पाद अपने किसानों को उपलब्ध करा सकें जिससे बिना खेती की उत्पादकता प्रभावित किए हुए उत्तम स्तर के हम उत्पाद तय कर सकें। और ये बात लगभग हर क्षेत्र में उतनी ही लाजमी है और लागू भी होने योग्य है। क्योंकि अब जो सशक्त भारत जिसकी कल्पना हम करते हैं या हम सब कर रहे हैं, वो तभी सशक्त भारत हो सकेगा जबकि हम सच्चे अर्थों में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, उस स्वदेशी मूवमेंट को आत्मनिर्भरता से जोड़ सकें, वोकल फॉर लोकल हो सकें और अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझ सकें। मैं बार बार विश्वविद्यालय को इस पृष्ठभूमि में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मत यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और विश्वविद्यालयों की जब हम भूमिका की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आएगी। आज इस विषय पर हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमें प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी का उद्बोधन सुनने का मिलेगा। उनका साथ हमारे साथ है। वो एक बड़े प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। उनका एक वृहद और विस्तृत अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। उनके अपने एक विचार हैं जो कि काफी क्रांतिकारी हैं और आज उनके उद्बोधन के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन और आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। जी शशिकांत जी। सर जी सर जी मैं शुरू करूं बोलना क्या? बिल्कुल सर, आप साधारण मंत्री थे सर। आपको सुनने के लिए हम सभी लोग उत्सुक और आतुर है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अत्यंत सम्माननीय मुख्य अतिथि और हम सबके प्रिय प्रोफेसर सुनील कुमार जी, भाई शशिकांत अकेला जी, सम्मुख उपस्थित
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण, कुल सचिव महोदय, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, प्रियानंद बुंदेला जी, गरिमा जी, शिखा अग्रवाल, डॉक्टर आर के श्रीवास्तवा, डॉक्टर पीयूष शुक्ला, जिनको मैं देख रहा हूं अभी, और बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं। आज लगभग 250 लोग जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। मैं सबको नमस्कार करता हूं और आत्मनिर्भर भारत को केंद्र में रख करके स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसका अनुष्ठान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कर रहा है, इसके लिए आपको अनंत शुभकामनाएं दे। वैसे मैथमेटिशियन और इंजीनियर्स जो होते हैं वो फॉर्मूले लिखते हैं, और हमारे ऋषि भी सूत्र लिखते थे, मंत्र लिखते थे। तो भाई सुनील कुमार जी ने चाहे ऋषि परंपरा के मंत्र हो, चाहे मॉडर्न साइंटिस्ट के फॉर्मूले हो, उन दोनों ही रूपों में स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर दिया है कि स्वदेशी का भाव क्या होगा, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता किस प्रकार से विकसित होगी, और विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी, हम लोगों की भूमिका क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से। वैसे सुनील कुमार जी अपनी स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। मेरा उनसे परिचय भी काफी पुराना परिचय है, जब वो शुल्क नियामक आयोग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी थे और मुझे भी कुछ सेवा देने का अवसर मिला था। तो हमें कुछ जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं से टेलीफोनिक बात होती थी और सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2 वर्ष तक लगातार काम करने का अवसर मिला। देखिए, विषय बहुत गंभीर है और मुझे लगा कि बहुत विलंब हो गया है इस विषय पर चर्चा करने की। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोविड-19 आवे तो हम आत्मनिर्भरता की बात करें। क्या हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 20 मई 2020 को आत्मनिर्भरता पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए जब आवंटित करें मॉनेटरी फिस्कल दोनों पॉलिसीज के माध्यम से, तो हम आत्मनिर्भरता की बात शुरू करेंगे? क्या हम प्रतीक्षा कर रहे थे भारतवर्ष के 75 वर्षों अमृतोत्सव मनाया जाए तो हम आत्मनिर्भरता स्वदेशी की बात करें? 75 वर्ष जब भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने उत्तराधिकारियों को सोने के लिए दिए थे, क्या शयन करने के लिए दिए थे, क्या आप जाइए सोइए, जिस तरह से चाहिए देश को चलाइए। अनाचार, भ्रष्टाचार, नीतियों को सही ढंग से न समझने के लिए क्या 75 वर्ष दिए थे? हमारे जिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। लाखों लाखों लोग ऐसे हमारे गांव के रहने वाले, आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले, पर्वत पहाड़ों में रहने वाले, पर्वतांचलों में रहने वाले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शहीद हुए। उनके नाम अभी तक न स्वर्ण अक्षर न श्वेत अक्षर, उनको अक्षर का आकार ही नहीं मिला है अभी तक। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं किया था। उत्सर्ग किया था जिस रणनीति को लेकर हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसी रणनीति के आगे बढ़ाते हुए हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना भी है। अपनी भाषा को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी, अपनी वेशभूषा को लेकर के आगे लड़ाई लड़ी,
अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर के हमने आजादी लड़ाई। दुश्मनों को रेखांकित करते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए, उनसे समझौता न करते हुए, कहीं सत्याग्रह को लेकर के, कहीं अहिंसा को लेकर के, कहीं निष्ठा को लेकर के, और सबको इकट्ठा करके, गांव के, शहर के, सबको इकट्ठा करके आंदोलन के रूप में हमने लड़ाई लड़ी। जेल गए तो साथ साथ गए, लाठियां खाई तो साथ साथ खाई, अंग्रेजों के जूतों के तले कुचले गए तो साथ साथ कुचले गए, बचे तो साथ साथ, जिए तो साथ साथ, मरे तो साथ साथ। ये कहां गई कल्पना 15 अगस्त 1947 के बाद? विभाजन हुआ। क्यों विभाजन हुआ? क्या भारतवर्ष की उस संस्कृति में कुछ विभाजनकारी शक्तियां थी? क्या निहित स्वार्थ थे कुछ लोगों के, जो कि चाहते थे एक हिस्से के तुम स्वामी, एक हिस्से के हम स्वामी, देश बट जाए तो बढ़ जाए? यह अनुसंधान का विषय है और स्पष्ट रूप से भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है इस बात का जानने का कि भारतवर्ष विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, बच सकता तो क्यों बच सकता था, और कैसे उसको बचाया जा सकता है आज की तारीख में भी। इस सारे निर्णयों पर हमें अनुसंधान करना होगा, बात करनी होगी। बंधुओं, आत्मनिर्भरता हमारा अंतिम लक्ष्य है। शशिकांत जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। शशिकांत जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, मैं इनके संघर्षों का साक्षी भी हूँ। उस समय जब कष्ट के दिनों में थे तो बहुत पूरा मध्य प्रदेश ही उद्वेलित था। उसमें भी कुछ लोग जो ज्यादा उद्वेलित थे, उन्हें एक व्यक्ति मैं भी था। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, हमें सतत रूप से विकास को आगे करना है। कौन सा विकास? ये विकास नहीं जो कि एडम स्मिथ से लेकर के और अभी तक लोग परिभाषित करते चले आते हैं। जी ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात की, वो विकास नहीं। सस्टेनेबिलिटी जो कि भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, भारतीय संस्कृति की जो पुरोधा हैं, ऋषि हैं, उनका भी एकमात्र उद्देश्य रहा है, हम अपनी प्रजातियों को किस प्रकार से निरंतर बनाए रखें, चाहे वो मानव की प्रजाति हो चाहे मानवेतर प्रजाति हो, और सब में संस्कारों के माध्यम से इस प्रकार का गुंफन कर दिया कि किसी की ना अधिकता होगी न किसी की स्वल्पता होगी। विवाह नामक संस्कार बना करके मनुष्य की प्रजाति कैसे निरंतर बढ़ती चली जाए, धर्म से उसको भी जोड़ दिया। और हमारे संबंध प्रकृति के साथ में किस प्रकार से आध्यात्मिक हो, जितना आवश्यक उतना ले और जितना आवश्यक ना हो उसको छोड़ दें, वो अपने आप समझिए कि विकास करती चली जाएगी। हमें अलग से ऊर्जा के स्रोत विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका हम समुचित उपयोग किस प्रकार से करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृति के पास में बहुत कुछ भंडार उपलब्ध है हमारे लिए कि हम उनसे किस प्रकार से निर्णय लें। हमने उनमें भी ईश्वर के दर्शन कराए, हमारी संस्कृति दर्शन कराए, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, सब में ईश्वर के दर्शन करा दिए। कहा आशीर्वाद देंगे, आपके भोजन की सामग्री, वस्त्र की सामग्री, आवास की सामग्री, इंटरटेन की सामग्री सब आपको उनसे उपलब्ध होगी। आपको लेने का अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है उनकी सुरक्षा करने का भी। और कर्तव्य भी किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपने लिए कर्तव्य सोचते हैं उसी प्रकार से प्रकृति की सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य। न कभी किसी की प्रचुरता होगी, न कभी स्वल्पता होगी, वो अपने आप रीजनरेट करते चले जाएंगे। मैं पूछता हूं, जंगल किसने लगाए? जंगल को कौन पानी देता है? जंगल को कौन खाद देता है? जंगल की कौन सुरक्षा करता है? सारे लोग अपने मिलकर के सिनर्जी उसको डेवलप करते चले जाते हैं। हम सब भूल गए, ये सारी चीजें भूल गए। निश्चित तौर पर जो सातत्य है हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो वो सातत्य को प्राप्त करने के लिए प्रजातियों का उत्पादन, प्रजातियों का पुनरुत्पादन आवश्यक शर्त होती है।
जब मानव रहेगा ही नहीं तो किस प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब प्रकृति रहेगी नहीं तो किस प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दोनों का ही पुनरुत्पादन होना चाहिए और पुनरुत्पादन में आपस में संतुलन होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति ने स्वयं दे दिया। मैं फिर कोट करना चाहूं शशिकांत जी को, उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कर दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की। मैं बताना चाहता हूं शशिकांत केला जी को और सब लोगों को, ये लक्षण है धर्म के, ये हमारे वो लक्षण हैं, ये पुरुषार्थ के लक्षण हैं। पुरुषार्थ के लक्षण, जो लक्षण होते हैं वो प्रतीक होते हैं, वो वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता वो संस्कृति है। संस्कृति जिसको बचाए रखेंगे, संस्कृति को बचाने के लिए हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बीच में भी, ये मध्य भी, हमको एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। जब संतुलन स्थापित करेंगे तब जाकर के सातत्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 20 मई के बाद में स्वदेशी की बात एकदम से बढ़ती चली गई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, हमें जो है वो लोकल फॉर वोकल होना है, वोकल फॉर लोकल होना है और लोकल को ग्लोबल बनाना है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये भी कहा गया कि हम किस प्रकार से अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से लोकल का प्रोडक्ट्स उत्पादन होना चाहिए। जब सारा विश्व ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ता चला रहा है और कहा गया वैश्वीकरण ही रामबाण है सबके लिए। आपके पास अपनी चीज है, यदि मान ली आपकी उत्पादन की लागत अधिक है और चीन की उत्पादन की लागत कम है, तो आप उनसे ले लीजिए, चीजों को आयात कर लीजिए। यदि मान ली आपकी उत्पादन की लागत अधिक है और अमेरिका में सस्ती मिलती है, उनसे ले लीजिए। जापान से सस्ती मिलती है, उनसे ले लीजिए। रूस में सस्ती मिलती है, उनसे ले लीजिए। इंग्लैंड में अच्छी मिलती है, उससे ले लीजिए। इनसे हम आयात करते हैं। हमने आयात की नीति इस प्रकार बनाई जिसको हमने इकोनॉमी से कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी बताई। ठीक है, हमारे पास भी तो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हम बेच सकते थे आपके पास। क्यों नहीं हमने ट्रेड का बैलेंस इस प्रकार से बनाया? हमारा जितना आयात होगा, जितना निर्यात होगा, उसमें संतुलन होगा। अलाभ अहानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप टेक्नोलॉजी बनाते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी बना दीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमारे सुनील कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं। जो तकनीकी बनाते हो, तकनीकी बनाने जो कच्चा माल है वो तो भारतवर्ष दे रहा है। तो कच्चे माल की कीमतें आप क्यों नहीं अच्छे ढंग से निर्धारित करते हो? क्यों नहीं कच्चे माल की कीमतें जो है वो आपके जो उत्पादित माल तकनीक क्या उनसे मेल खाता है? प्लस माइनस 5-10% का जो इम्बैलेंस चल जाएगा, लेकिन 0 to 100% का, 10 to 100% का ये डिफरेंस नहीं चलेगा। भारतवर्ष का ट्रेड बैलेंस जो है वो हमेशा अनफेवरेबल रहा है, निरंतर अनफेवरेबल रहा है। कुछ वर्षों को छोड़ करके उसके सबसे बड़ी शर्त थी हमने कीमतें सही ढंग से निर्धारित नहीं। बंधुओं, स्वदेशी की बात जैसा मैंने कहा अभी प्रबल रूप से हमारे सामने आ रही है और सर्वत्र इसकी चर्चा हो रही है। आज का विषय भी उसे समर्पित किया है। स्वदेशी बात आज तुमने नहीं की। गांधी जी का नाम स्वदेशी से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। गांधी स्वदेशी को लेकर के, जो मैं कह रहा स्वदेशी की यंत्र को लेकर के उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन हम भूल गए। ये स्वदेशी की बात गांधी नहीं, स्वदेशी की बात गोखले भी करते थे, स्वदेशी की तिलक भी करते थे। स्वदेशी की बात अभी जिनकी 150वीं जयंती मनाने वाले हैं हम 15 अगस्त के बाद में, अरबिंदो घोष करते थे। और स्वदेशी को जीवन में जीने का काम सबसे अधिक किसी ने किया है तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। और आधुनिक युग में स्वदेशी को एक यंत्र के रूप में किसी ने पिरो करके जो हमको मॉडल्स दिए, उनका नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। हमें सारे लोगों को जोड़ के रखना पड़ेगा। हमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सबको जो पकड़ के जब हम समझेंगे तब जाकर स्वदेशी का भाव जो हमको कहीं पर समझ में आ पाएगा। और स्वदेशी के आधार पर एक मॉडल हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, मैं सबके सामने खुलेआम इसकी चर्चा करना चाहता हूं। जब 1991 में पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही थी, पूरे विश्व में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, पूरे विश्व में लिबरलाइजेशन की बात चल रही थी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत कहते हैं, उस समय दो व्यक्ति थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी स्वदेशी की अलग लगा रहे थे। उन्होंने स्वदेशी का जो मॉडल आया है वो उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया
भारत कृषक समाज बनाया और भारतीय मजदूर संघ बनाए, ये सारे स्वदेशी जुड़े हुए। वहीं नानाजी देशमुख चित्रकूट में बैठ करके एक ऐसा संकल्प ले रहे थे, एक ऐसा प्रकल्प तैयार कर रहे थे जो पूरे स्वदेशी मॉडल पर आधारित हो। मैं नहीं कह रहा हूं, भारतवर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करके गए, उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 मिनट तक व्याख्यान दिया। और भारतवर्ष पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम जब आए चित्रकूट, उन्होंने देख करके पूरा मॉडल, पूरा का जो मॉडल है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल एरियाज, ये पूरा का मॉडल, उनका पूरा का पूरा चित्रकूट प्रकल्प पर ही आधारित था एपीजे कलाम का। बड़ी लंबी कहानी मैं उसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। हमारे पास में स्थापित चीजें, लेकिन स्वदेशी, आदरणीय सुनील कुमार जी भी कह रहे थे, एक स्वदेशी दिखाने की भावना है। हम स्वदेशी के बारे में लिखना शुरू करें, भाषण देना शुरू करें, बड़े बड़े ग्रंथ लिख डालें, अनुसंधान कराएं, उससे क्या बात होनी। स्वदेशी जो है हमारी अंतरात्मा में है, और स्वदेशी को व्याख्यायित करने के लिए मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए हमको, एक हम बैठ गए बाहर, श्वास आने लगी हमारे पास में, बीमार पड़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हमको, और हमको आगे वेंटिलेटर पहुंच जाते हैं हम, तब भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर वाला आदमी तो वापस कभी आता नहीं। अभी कोविड-19 में ऑक्सीजन के सिलेंडर हमको चाहिए थे, कम पड़ गए, वो भी आर्टिफिशियल था। हम ऑक्सीजन के लिए निर्भर हो गए। क्यों निर्भर हो गए? हमारे शरीर में जो श्वास लेने की क्षमता थी वही कम हो गई। जब पूरा शरीर में श्वास लेने की क्षमता कम हो जाएगी, तब हमारी आत्मनिर्भरता नहीं, तो परनिर्भरता, परांगमुपेक्षता हमारी होनी चाहिए। हम श्वास लेने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो ऑक्सीजन, वाजपेयी जी, आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? जी मैं फिर अलाउ कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, अब नेटवर्क की समस्या है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, हम भोजन के लिए आत्मनिर्भर हैं, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। हम भोजन ग्रहण करते हैं, बनाने वाला, खाने वाला, भोजन की पद्धति जो शरीर की संरचना को जो उपयुक्त होती है, उसके लिए आत्मनिर्भरता हमको प्राप्त होती चली जा रही है। इसी लक्ष्य को हमको, इसी मॉडल को हमको इम्प्लीमेंट करना है, किसके ऊपर? जो हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। आत्मनिर्भरता हमारा उद्देश्य है। प्रारंभ होती है बात संसाधनों से। मैंने कहा संसाधन हमारे पास में हैं, इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से आप कर रहे हैं। मैं दो मॉडल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ तुरंत। नंबर एक, हमारी जो संरचना है और संस्कृति, इन दोनों को मेल खा करके हमें यदि मॉडल बनाएंगे तो स्वदेशी होगा। हमारी अपनी संरचना है, मैंने कुछ थोड़ी सी बात की थी, हम शरीर को लेकर के बातचीत की थी। हमारी अपनी संरचना है, हमारी अपनी संस्कृति है। जब हमारी अपनी संरचना, हमारी संस्कृति के अनुसार कोई भी मॉडल बनेगा तो वो स्वदेशी होगा। मैं केवल सिद्धांत की बात में थ्योरी दे रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ आपको। जब कोई भी देश, यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिद्धांत बताया, जब कोई भी देश अपनी संस्कृति, अपनी संरचना के अनुसार कोई भी मॉडल बनाता है तो स्वदेशी होता है, और जो उसकी संरचना, उसकी संस्कृति से मेल नहीं खाती है वो मॉडल बनता है, वो स्वदेशी नाम का हो सकता है, वो परदेशी होगा, उससे कभी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती। इस पर अनुसंधान करिए, अंत में आप पाएंगे ये थीसिस जो है बिल्कुल सही ढंग से एक्सेप्टेबल थीसिस मानी जाएगी। देखिए हमारी संरचना किस प्रकार की है। हमारी संरचना में 6.5 लाख गांव, 6.5 लाख गांव, मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा बता रहे हैं। 6.5 लाख गांव हमारे, लगभग 716 जिले हैं, जो 716 जिले बिल्कुल कस्बाई संस्कृति वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ 20 बड़े शहर हैं और 10 बहुत बड़े शहर हैं। भारतवर्ष की जो जीडीपी है, जीडीपी का अधिकांश हिस्सा तात्पर्य जो है वो 10% जो हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं उनके पास में 53%, और 20 बड़े शहरों में 73% जो जीडीपी वहां पर रहती है, जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन निवास करती है। 10% पॉपुलेशन निवास करती है 20 बड़े बड़े शहरों में, और 90% जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है 6.5 लाख गांव और लगभग 750 जो हमारे शहर है।
वहां रहती है, लेकिन उनके पास में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा है वो 27% के आसपास ही पता। ये विषमता रहती है। मैं भी विषमताओं की बात बाद में करूंगा। संरचना की बात, ये 6.5 लाख गांव हैं और हमारे पास 750 जिले हैं। इनकी संरचना में और डीप में जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो गांव हैं वो कृषि पर आधारित है, कृषि भूमि पर आधारित है और पशुओं पर आधारित है, वन संपदा पर आधारित है। लेकिन ये सब जो संसाधन हमको उपलब्ध कराते हैं, संसाधन ऐसे कि खेती किसानी से हमको संसाधन मिलते हैं, कुछ इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ इनकी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, दोनों मिलकर संसाधन हमको प्राप्त हो जाते हैं। संसाधन प्राप्त होते हैं भूमि की नेचुरल जो पावर है, जमीन मिट्टी से हमको संसाधन प्राप्त होते हैं, हमको जो वन से संसाधन प्राप्त होते हैं, पशु संसाधन प्राप्त होते हैं, और भी संसाधनों के स्रोत हैं जो प्रमुख रूप से ये संसाधन हमारे पास प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का पूल हमने कब बनाया, हमने कब मॉडल बनाने के इन संसाधनों का पूल बनाया। लेकिन संसाधनों के साथ साथ जब ये कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, उसमें दो राय नहीं। जिनके क्या हमारे गांव में क्या दूध से चीजें नहीं बनती थी? 5000 साल का पहले का इतिहास हमारे पास में महाभारत काल का, जिसमें भगवान कृष्ण जो है ग्वाले थे और दो दुग्ध से कितनी चीजें बनती थी, किसका व्यापार होता था, सारी चीजें हम लेते चले आए। हमारे पास में कौशल भी ग्रामीण क्षेत्र में कौशल उपलब्ध है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हमारे पास में, लकड़ी से काम करने बढ़ई हमारे पास में, लोहे का काम करने लोहार हमारे पास में, तेंदुपत्ता से बनाने बीड़ी उद्योग में लगे हुए लोग हमारे पास में, अचार बनाने वाले लोग हैं, पापड़ बनाने वाले लोग हैं, मसाले बनाने वाले लोग हैं, वहां से लेके कपास से रुई से कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, उनको सिलने वाले दर्जी भी हमारे पास में, और सोने चांदी का काम करने सुनार भी हमारे गांव में रहते हैं, और पत्रा देकर के पंडित भी हमारे पास में है, कर्मकांड करने पुजारी भी हमारे पास में है, हमारे पास में शेविंग करने वाले, मसाज करने वाले बड़े बड़े नाइयों का भी समुदाय, स्किल का एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे पास में। मैं पूछता हूं देश के नीति निर्माताओं से, मैं पूछता हूं नीति आयोग के अध्यक्ष सबसे, मैं पूछता हूं किसने मॉडल बनाया है स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी स्किल के आधार पर कोई ऐसा मॉडल जिसको लेकर एमएसएमई किया जाए? हम सब आरोपित, कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का आधार पर, कहीं हम प्राइवेट सेक्टर के आधार पर, कहीं पब्लिक सेक्टर के आधार पर हम मॉडल बनाते रहे। हमने हमारा जो स्वदेशी का जो अपना आधार था, हमारे प्राइमरी स्कूल में जो मासब पढ़ाते थे, पंडित जी पढ़ाते थे, जो ज्ञान देते थे, वो कहाँ चले गए? जो वैद्य थे वो कहाँ चले गए? वो दाइयां कहाँ हैं जो चली गई, जो कि बच्चों उत्पादन करती थी, और बच्चों को उत्पादन करने के बाद जो हरीरा बनाते थे, पंजीरी बनाते थे, जिससे कि पोषण होता था, पुनरुत्पादन शक्ति बनी रहती थी, वो लोग कहाँ चले, कहाँ विलुप्त हो गए? इनके संरक्षण का दायित्व क्या हमारे ऊपर नहीं था? निवेदन कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं, इसलिए मैं स्वदेशी मॉडल की बात करता हूँ। यदि स्वदेशी मॉडल की बात करना है, हो सकता है कि संसाधन हमारे गांव में उपलब्ध न हो, तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस का कॉन्सेप्ट दिया है। एक गांव की संस्कृति, अड़ोस पड़ोस के गांव में पूरे संस्कृति बनी हुई, और इतने खेत दूर, उतने खेत दूर, उनसे संसाधन ले जाएंगे। यदि मान ली स्किल हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है हम दूसरी स्किल ले सकते हैं, आसपास के गाँव से स्किल ले सकते हैं। हमारे संसाधनों को हमारी स्किल से जोड़ करके यदि कोई एमएसएमई बनाया जाए, बड़े पैमाने बनाया जाए, बहुत अच्छा है। संसाधन हो सकता है गांव के पास में न हो, हम प्रांत में जाएंगे, वहां से संसाधन लेके आएंगे। हो सकता है कि राष्ट्र के पास में संसाधन उपलब्ध न हो, हम राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे, तब हम जाएंगे विदेशी ओर। विदेशी आयात की स्वदेशी नीति, जिसको कहा गया कि वी शुड बी वोकल, वी शुड ग्लोबलाइज आवर लोकल, ग्लोबल फॉर लोकल। ग्लोबल फॉर लोकल का भाव यह है, जब लोकल संसाधन हमारे पास नहीं, लोकल से तात्पर्य पूरे नेशनल रिसोर्सेज है, अगर हमारे पास में नहीं है तो हम विदेशों से आयात करेंगे, जिनकी जरूरत है। आदरणीय सुनील कुमार जी टेक्नोक्रेट हैं, राफेल जरूरी है भारत और सुरक्षा के लिए, हमें आयात करने में कोई बात नहीं। राफेल को आयात करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयात करना जो हमारे पास में नहीं है, तो स्वदेशी की नीति के अंतर्गत ही आता है, जिसमें किसी प्रकार का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। आयात की बात, अगर मान लीजिए हमने लोकल स्किल से मिलकर संसाधनों को उत्पादन किया, तो मार्केट खोजने क्यों चले जाते हैं? पहला अधिकार उत्पादक का है, उत्पादक सब परिवार का है, वहां पर उपभोग के लिए रखें चीजों को, बचेगी परिवार में बांटेंगे, गांव में हम बेचेंगे, प्रांत में बेचेंगे, शहर में बेचेंगे, और जो बच जाएगा उसको विदेशी बाजार में बेचेंगे। चाहे वो गांव के उत्पादन को विदेशी बाजार में बेचेंगे,
वो स्वदेशी निर्यात की नीति बनेगी। निर्यात की, अंतरराष्ट्रीय निर्यात की स्वदेशी नीति का आधार ये होना चाहिए। ये नहीं निर्यात के लिए हम सबको जाए और जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारा हो, चाहे बासमती बेस्ट हो उसको बाजार भेज दें, आम हमारा बेस्ट हो उसको बाजार भेज दें, तकनीकी जो बेस्ट हमारी होना चाहिए, और बेस्ट ब्रेन जो हमारा आईआईटी से, आईसर से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थाओं से जो निकलते हैं वो निर्यात हो जाए, बाहर चला जाए, दूसरे देशों के विकास चला जाए। हमारा उनसे विकास है। जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, नाम चाहे ब्रेन ड्रेन कहिए चाहे ब्रेन गेन करिए, कुछ भी करिए, तो जाता तो यहाँ से विदेशों को हो रही है, उसको भी हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। तो लोकल से लेकर के ग्लोबल तक की नीति एक साथ बन सकती है, बशर्ते स्वदेशी आधार उसका होना चाहिए। स्वदेशी आधार की बात में और कहना है, संस्कृति हमारी क्या है? हमारी संस्कृति जो है ईशावासोपनिषद से उपजी हुई ईशावास संस्कृति है, जिसमें अधिक उपभोग नहीं करते। हम बचाना चाहते हैं, हम सेव करना चाहते हैं। जो हमारे पास में है, न्यूनतम आय के आकार के जो व्यक्ति हैं, उनसे जैसी आय बढ़ती है वो बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं। हम सेविंग्स ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं। चाइना के विकास की सबसे बड़ी रीढ़ जो है वो उसकी सेविंग्स रेट है, 50% से कम हुई है, ये भी 46% के आसपास हो गई। हम कम होते चले जा रहे हैं, 30% कम होते चले जा रहे हैं। तो विश्व में भौतिकवादी जिस प्रकार की नीतियां बनी, जिसमें अति उपभोगवाद को लेकर काम किया जा रहा है, एंटी सेविंग्स की बात की जा रही है, एडम स्मिथ से शुरू होकर बाद केन्स से लेकर के बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन जो थ्योरी दी, लुकास से लेकर के लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज मिला रिचर्ड थैलर बिहेवियर इकोनॉमिक्स हो, उस पीको इकोनॉमिक्स, उसमें न्यूरोनॉमिक्स, सबसे लेकर के जो बात चलती है उसमें अधिक उपभोग को बात बढ़ाना चाहते हैं। अधिक उपभोग बढ़ाने से आपकी सेविंग्स रेट कम हो जाएगी, और सेविंग्स रेट को कम करने के लिए सारी नीतियां बन रही है। मुझे क्षमा करें कहने, भारतवर्ष की नीतियां ने सेविंग्स को बढ़ाने वाली नीति नहीं है। जब आपके पास पूंजी नहीं होगी, निवेदन करना चाहता हूं, हमें सेविंग्स रेट बढ़ाएं। जब हमारा स्वदेशी पूंजी का आधार 40% 50% हो जाएगा, तब हमारा एक स्वदेशी आधार बन जाएगा, उसका विनियोग करेंगे, विनियोग करने क्षेत्र भी हमारे होंगे, हमारा स्वदेशी पूंजी होगी, स्वदेशी उद्योग का आधार होगा, स्वदेशी उत्पादन होगा, उससे चीजें अपने आप क्यों नहीं विकसित होंगी और क्यों नहीं इस मॉडल की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं एनपीए की समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या है, कि बैंक के पास में सेविंग्स तो ज्यादा है, तो विनियोग कैसे करेंगे? अब विनियोग करने की बात यदि आप सोचते हैं बड़े बड़े उद्योगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगों में विनियोग होना चाहिए। हम विजय माल्या को देते हैं, हम जो और ऐसे लोग देते हैं जो कि घोटाले करते चले आ रहे हैं। अरे आपके पास सेविंग्स है, सेविंग्स बैंक का नेटवर्क आपका पूरे गांव तक पहुंच गया है, आप क्यों नहीं उस छोटे से समझे व्यक्ति जो कि अपना उद्योग खोलना चाहता है, मुद्रा योजना शुरू की है, उसमें न जाने लोग विनियोग करें, उसको और बढ़ा दीजिए। उनकी अपनी पूंजी है, अपने संसाधन है, कुछ उनके पास में तकनीकी के लिए, कुछ संसाधनों के लिए ऋण चाहिए, आप उनको देने का एक बड़ा नेटवर्क बनाइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो छोटी सी कैपिटल वालों का समझिए अधिक अच्छा होता है। उनका जेस्टेशन पीरियड टाइम लैग अच्छा होता है, डिमांड ओरिएंटेड होता है, रिसोर्सेज उनके पास रहती हैं, फैमिली लेबर उनके पास रहती है, और रिकवरी की समस्या कभी भी नहीं जाएगी उनके लिए। रिकवरी की समस्या आपको बड़े उद्योगों में जाती है, छोटे उद्योगों के लिए नहीं जा पाती है। बैंक के माध्यम से सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे स्वदेशी जो मॉडल है, स्वदेशी के आधार पर ही हमें विनियोग करने की बात होगी, तब जाकर के बात बन पाएगी। हमें एक बात कहना चाहता हूं, भारत आज का भारतवर्ष 2021 के अगस्त का भारतवर्ष 9 अगस्त 2021 का भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 का भारतवर्ष नहीं है। ये सबको पूरे विश्व को पता है। आज यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष होने वाला है भारतवर्ष। पूरे 195 देशों की जितनी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन सबको डील करने वाला भारतवर्ष है। हमारी स्थिति जो है वो पिछले 6 सालों में लगातार इतनी अच्छी हुई है, सब लोग स्वाभिमान के साथ में आज बढ़ते हैं। भारत संबंध स्थापित करने वाले भी लोग चलते आ रहे हैं। गांव तक हमारा समझिए कि मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का नेटवर्क पहुंचता चला गया है। गांव भी हमारे वैसे नहीं रह गए जैसे कि पहले के गांव थे। यद्यपि पलायन की स्थितियां हैं, यद्यपि गरीबी वहां पर है, यद्यपि परेशानियां वहां पर हैं, लेकिन गांव में भी तज्ञ लोग बहुत बढ़ते चले आए हैं। पूरे भारतवर्ष में तज्ञ लोगों की बहुत अच्छी स्थिति हो गई। हमें एक
बात कहना चाहता हूँ स्वदेशी मॉडल बढ़ाने के लिए। ठीक है, गांव के संसाधन है, गांव से चीज हमने बनानी, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमको सुपर कंप्यूटर बनाना है, हमको पानी का जहाज बनाना है, हमको हवाई जहाज बनाना है, क्यों बड़े बड़े उद्योगों को ही आप ठेका देते हैं? यदि मान लीजिए कि हवाई जहाज बनाने के 1 लाख पुर्जे लगते हैं, तो 1 लाख गांव में छोटे छोटे पुर्जे बनाने के उद्योग हमने क्यों नहीं विकसित किए? हमने एमएसएमईज को खादी ग्रामोद्योग के आसपास ही लेकर के छोड़ दिया। इन बड़े जो हाई टेक की जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में, हाई टेक, और लोग हमारे पास में हैं, और आईटी के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पॉलिटेक्निक के बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, सब अच्छी संख्या में बेचारे बेरोजगार हैं, उनको एकदम रोजगार मिल जाएगा। मैं तो खाली संख्या बताओ, संख्या गलत सही हो सकती है, मैं तो सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। यदि पानी की जहाज बनाने में 10 लाख समझिए पुर्जे लगते हैं, तो 10 लाख जगह में उनके पुर्जे बनाने वाली क्यों नहीं कंपनियां खुल जाती, क्यों नहीं उद्योग धंधे खुल जाते हैं? उनको रोजगार मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी आप करते रहें। एक बार मैं प्रश्न कहीं मैं बोल रहा था, बोले क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से होगा? तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैं तो भाई गांव का आदमी हूँ, सीधी सीधी में बात करता हूँ। एक लिज्जत पापड़ वाली कंपनी बनी है, लिज्जत पापड़ वाली ने अपना, उनकी रेसिपी है, अपना समझिए जो मसाला है वो दे देते हैं, बना करके वो ले आते हैं। मजाल क्या है, 1 इंच 1 सूत भी जो है कहीं कमी हो जाए उसकी क्वालिटी में, उनके आकार प्रकार में, पूरे भारत व पूरे विश्व में लिज्जत पापड़ जो मशहूर होते चलाएं। हम जहाँ रहते हैं जबलपुर में, सुनील जी, शशिकांत सब लोग जानते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। मैं बीड़ी पीना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेंदुपत्ता और बीड़ी का मसाला दे दिया जाता है, गाँव लोग बीड़ी बना बंडल बना दे जाते हैं, कहीं पर कमजोर वाले। ये छोटी छोटी चीजों हमने क्वालिटी मेंटेन की है, तो बड़ी बड़ी चीजों में क्यों नहीं कर सकते हैं? एक प्रश्न है, कर सकते हैं, बस शर्तें हमारा संकल्प हो, और इस संकल्प का ही नाम जो है स्वदेशी है। स्वदेशी की मूल भावना के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब सारी शक्तियां केंद्रीकरण की ओर चलती चली जाएंगी, मैं फिर वही बात करता हूं, हमने बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को में जोड़ करके, चाहे वो सुभाष बाबू हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो गोखले हो, चाहे वो गांधी हो, अकेले काम नहीं किया उन्होंने, सबको जोड़ करके डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, विकेंद्रित जोड़ करके स्वतंत्रता प्राप्त की। तो हमने केंद्रीकरण का मॉडल क्यों बना दिया? आज सारी शक्तियां केंद्रित होती चली जा रही है, सब कुछ केंद्रित होता चला रहा है, कुछ एक जगह पर जो है हम बनते चले आ रहे हैं। और ये सोची समझी रणनीति थी अंग्रेजों की कि हम समाज से कैसे डिस्कनेक्ट कर दें। जिन विश्वविद्यालयों के लिए हम बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं, गौरव करना भी चाहिए, बहुत सारी नीतियां हमने बनाई, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना ही समाज से आपको अलग करने के लिए की गई थी। ये मैकालियन समझी पॉलिसी तो उसके अंदर थी, हमने अपने ढंग से ढालने का उसको काम किया है, ये हमारी अपनी क्षमता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तो और भी उसको अपने अंदर ढालने का पूरा प्रयास करें, ये सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये किया गया था। मैं मॉडल जो बना रहा हूँ, नंबर 1 जैसे बनाया, हमारे पास संसाधन है, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जो हमारे पास संसाधन है उनको लेना चाहिए, और विदेशों में भी जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनसे भी संसाधन प्राप्त होते हैं, उनका भी स्वदेशीकरण होना चाहिए। एनआरआईज बहुत से लोग हैं मेरे भी कॉन्टेक्ट में, इंडियन डायस्पोरा जो पूरे विश्व में स्थापित है, उनके संसाधनों का पूल हमारे पास होना चाहिए। स्किल गांव से लेकर के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर जो स्किल हमारे पास में उसको लेना चाहिए, और सबको लेकर डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हमें काम करना होगा। गांव हमारी बेसिक यूनिट है। ये देखिए एटीट्यूडनल चेंज हम चाह रहे हैं, जब तक ये एटीट्यूडनल चेंज नहीं होगा, अप्रोच का चेंज नहीं होगा, जब तक हमारी भावना, मनोभावना का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्वदेशी नहीं आ पाएगी। स्वदेशी के अंतर्गत केंद्रीकरण से हट करके विकेंद्रित तरफ बढ़ना पड़ेगा, शहर से उठ करके हमें गांव की तरफ जाना पड़ेगा, उद्योग धंधों से उठ करके हमें खेती किसानी को जाना पड़ेगा। उठ के जाने से मतलब इन्हें उनको बंद कर दें, उनके बीच में संबंध जो है वो अच्छे होना चाहिए। और जब गांव हमारी यूनिट होगी, गांव जब यूनिट बनेगी, तो हम उसी खेती किसानी को बढ़ाने की हम अच्छे ढंग से बात करें। आज स्वदेशी कृषि की बात भी आदरणीय शशिकांत जी ने या सुनील जी ने की, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। जो समझिए कि एनपीके बेस हमारी केमिकल फार्मिंग होती चली, वो सस्टेनेबल नहीं है। जरूरत थी, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं, जो कहते जरूरत नहीं थी। आप कल्पना कीजिए 50-51 के अंतर्गत जो हमारे पास में भुखमरी का माहौल बना हुआ था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके
इरिगेशन, हाइब्रिड वेराइटी सीड, फर्टिलाइजर डाल के प्रोडक्टिव बढ़ाई। 50 मिलियन टन से हम आजकल 300 मिलियन टन तक आए। और कोविड-19 में विश्व का एकमात्र भारतवर्ष देश है जिसने कि 86 करोड़ जनसंख्या को 8 महीने तक निःशुल्क भोजन प्रदान किया। कहीं दूसरी ऐसा मॉडल नहीं ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला है। ये हमारी आत्मनिर्भरता, जो खेती में आत्मनिर्भरता थी, उसका ही समझिए परिणाम हमारे पास होता। लेकिन पंजाब जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, मैं कई बार इसको कोट कर चुका हूं, वहीं पर ही प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, जो चंडीगढ़ से अहमदाबाद तक जाती है। प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है। इन्हीं एनपी का अधिक उपयोग करते हुए, पेस्टिसाइड उपयोग करते हुए हमारे अंदर मैलिग्नेंसी डेवलप हुई है, कैंसर डेवलप होता चला गया। क्या इसके लिए हमने किया था? क्योंकि स्वदेशी की बात आई नहीं, हमने सोचा ही नहीं जो खेती, जो जमीन है, वो हमारी अम्मा है, हमारी माँ है, हमारी मदर है। हम इसके साथ में एनपीके वो डालते चले, हम खुद नहीं खा सकते, खुद नहीं हजम कर सकते, उन प्रोडक्ट्स को कैसे हजम कर सकते हैं? यदि वो भाव एमएस स्वामीनाथन के अंतर्गत आ गया होता, एमएस स्वामीनाथन कहीं गांधी से प्रभावित हुए होते, तो ऐसी मॉडल नहीं बनाते, कुछ और उसका बढ़िया मॉडल बना सकते। आज हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बेसिक डिफरेंस है। मैं चाहूंगा आदरणीय सुनील कुमार जी, अभी जो गवर्नर हैं गुजरात के, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, उनको बुलाए। प्राकृतिक खेती को हिमाचल प्रदेश में वाइस चांसलर था, बड़े प्रयोग किए, गुजरात में बहुत बड़े प्रयोग किए। प्राकृतिक खेती वो खेती है जो कि गोमूत्र, गोबर, बेसन और समझिए कि गुड़ मिला करके बना देते हैं। और समझिए 1 किलोग्राम जो आप गोमूत्र है, 5 दिन फर्मेंटेशन बाद में 1 एकड़ के पर्याप्त होता है। उनके प्रयोग से दृष्टि बताई, उससे सस्टेनेबिलिटी किसी बनेगी, जमीन की सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी बनेगी, और जो खाएंगे वो सस्टेनेबल, तीनों की सस्टेनेबिलिटी एक साथ बन जाती। ये है स्वदेशी मॉडल। ये स्वदेशी रिसर्चेस के लिए आवश्यक होती चली, आवश्यक बात होती है। मेरा निवेदन है, हम स्वदेशी की बात इकोनॉमिक्स तक ही नहीं छोड़ पाए। हम चाहते हैं कि जब गांव हमारी यूनिट बनेगी, तो गांव के अपने रोजगार के क्षेत्र है, गांव में उत्पादन क्षेत्र है, उनको वहां प्रदान करें। लेकिन शिक्षा की बात हम छोड़ देंगे। हम चाहेंगे अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये पब्लिक स्कूल को जो बॉल दौड़ लगा रहे हैं, ये नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर संभव हो सकता है। 10 किलोमीटर पर बढ़िया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए, और 40 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा संसाधन हमारे पास होना चाहिए। जो बात कर रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जितने 750 जिले हैं, वहाँ एक बड़ा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा गया। ये डिसेंट्रलाइज मैनर में नीचे से ऊपर उठने वाली बात है। ग्रास की जो रूट होती है, जो घास है, घास की जड़, घास ही नहीं, घास की इसे ग्रास रूट प्लानिंग करें। घास की जड़ में घुस कर के समझिए, जो हम प्लानिंग करेंगे ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी नीति बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारी शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य की सुविधा हमें क्यों नहीं चाहिए? स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए गांव के स्तर पर ही हमें अच्छा एक पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा बन जाएगा 10 किलोमीटर में, कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो 40 किलोमीटर पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे पास होना चाहिए। ये होगा चिकित्सा के लिए विकेंद्रित ढंग से जो है वो नीति बनना। 2 चीजें हो गई, वो आज का समय वो तो नहीं हुआ, हमारे लड़ाई झगड़े भी होंगे, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी चाहिए। क्या जरूरी है देश का जो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही बना रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, जबकि जो विदेशी का बोझ हम पार्लियामेंट पर लादे हुए थे, वो उतार फेंक रही भारत सरकार, और नए जो पार्लियामेंट का निर्माण हो रहा है। आप पार्लियामेंट जाइए, बहुत ही रद्दी स्थिति, डिलैपिडेटेड कंडीशन में नई पार्लियामेंट में बहुत से लोग ऐसा विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, नई पार्लियामेंट हमारे स्वदेशी ढंग से जो उसका विकास किया जाएगा। मेरा कहना है उच्चतम न्यायालय दिल्ली में क्यों नहीं उसके केंद्र जो है बहुत सारे प्रांतों में होंगे। कितनी कॉस्ट बच जाएगी लोगों की उच्चतम न्यायालय जाने के लिए। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय की समझिए जो पीठें होती हैं, जब मध्य प्रदेश ने 3 जगह बना दी, 3 ही जगह क्यों? मैं कहता हूं कि मंडला और डिंडोरी जैसी जगह उच्च न्यायालय की पीठें क्यों नहीं स्थापित हो सकती? और जिस दिन मंडला में, डिंडोरी में, कुंडम में उच्च न्यायालय की पीठें स्थापित होने लगेंगी, उस दिन मानूंगा कि स्वदेशी न्याय की व्यवस्था हमने कर दी। और जब आप मानेंगे, मंडला में तो एक सब डिवीजन, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइप रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, और जाएंगे सब न्याय के लिए जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर,
तब स्वदेशी न्याय की व्यवस्था नहीं हो पाई, स्वदेशी न्यायालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं न्याय व्यवस्था पर नहीं बोल रहा हूँ, खाली संस्थाओं पर बोल रहा हूँ। न्याय व्यवस्था पर कभी और जब बुलाएंगे तब मैं बोलना चाहूंगा। फिर मैं चाहता हूँ हर एक काम के लिए हर एक व्यक्ति भोपाल क्यों दौड़े राजधानी में? क्यों दौड़ना चाहिए राजधानी? राजधानी का ही विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजधानी जो है वो बने, समझिए बालाघाट में राजधानी बन जाए, राजधानी केंद्र बन जाए, सारी चीजें वहां पर पहुंचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किया उन्होंने जो विंटर कैपिटल है वहां की, और धर्मशाला में शिफ्ट की थी उस समय के लिए, वहां पे बनी, दो उन्होंने बना रखी, एक समर के लिए, समर विंटर्स के लिए बना रखी। मेरा कहना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि समय कैपिटल बेस्ड होता है, सब कुछ नीचे, सबको ऊपर से नीचे आता चला है, ये सब के बारे में उनको जो स्वदेशी भावना का अंतर जाएगी। मैंने इकोनॉमी के बारे में बताया, मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, मैंने आपसे जो हेल्थ के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया। ये सब हमारी सोच में चलेगा जब हम विकेंद्रित ढंग से सोचेंगे। और सबसे बड़ा भाव ये होता है स्वदेशी का, हम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक में अपना स्वयं स्वरूप देखें। हमारे लिए ये नहीं कि संसद में बैठे हुए कुछ लोग और, विधानसभा में बैठे हुए कुछ लोग और, विश्वविद्यालय में हम सुनील कुमार जैसे बहुत सारे जो वाइस चांसलर बैठे वो कुछ और हैं, और आम जनता कुछ और है। जब आम जनता में हम अपना ही प्रतिरूप देखेंगे, बल्कि उससे कुछ अच्छा देखेंगे, बड़ा देखेंगे, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारे यहाँ का है, जो हमारे सुदूर गांव में लोग रहने वाले लोग हैं, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति बंधु हैं, कुछ महिलाओं का भी वर्ग जो है वो वंचित वर्ग है, जितना समाज का वंचित वर्ग है, इसमें हम जाति और वर्ण को भी हटा करके बात करें अपनी सोसाइटी में, उनमें जब एक भाव आने लगेगा तब मुझे वो स्वदेशी भाव, सब में जो भारत भाव का जागरण, प्रत्येक भारतीय नागरिक में, प्रत्येक भारतीय नागरिक में भारत भाव का जागरण ही स्वदेशी भाव है। इससे अधिक परिभाषा जो है कोई हो नहीं सकती स्वदेशी की। आइए हम लोग स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 16 अगस्त से हम भी अपने विश्वविद्यालय मनाना शुरू करेंगे। आया था यूजीसी चिट्ठी आई थी, मार्च से शुरू करने वाले, हमने सही मायने में तो जो है 16 अगस्त से शुरू होगी। संयोगवशात, दुर्भाग्यवशात 16 अगस्त को हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी है, और वहां से अपनी बात हम प्रारंभ करेंगे। हमने 75 वर्ष में हम 75 हमारे क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका हम सम्मान करने की योजना बना रहे हैं, कुछ लेखन की योजना बना रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक योजना बना रहे हैं हम पूरे अपने बिलासपुर जो हमारा विश्वविद्यालय है उसे 75 गांव हम चुन लेंगे, और एक एक गांव में हमने कल्पना रखी है कि हम किसी प्रकार की समस्या विहीन हम जो गांव की स्थापना करने का लक्ष्य लेके हुए। हमने एनएसएस के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे हमने कहा है, तो कुल मिलाकर के आत्मनिर्भरता हमारा अंतिम लक्ष्य है। आत्मनिर्भरता केवल भोजन आदि वस्तुओं के लिए नहीं, हमारा जो चिंतन है उससे भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हमारे उद्योग धंधों में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तकनीकी में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हमारा जो सार्वजनिक प्रशासन है उसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधाओं में भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और जो जो काम कर सकते हैं उसके लिए वही चीजें हैं। हमारी संरचना किस प्रकार की, हम अपना सारी संरचना देख लें और संस्कृति देख लें। प्रत्येक संरचना में हर एक चीज फिट नहीं होती। हम अभी विदेशी मॉडल के आधार पर जो हम काम कर रहे हैं उस स्वदेशी की कल्पना ठीक नहीं है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए भी, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन करना, बहुत रूपांतरण करना शेष है। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मुझे आपने अवसर दिया अपने कुछ भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, इसके लिए मैं भाई सबसे अधिक तो शशिकांत जी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे लगातार संपर्क में रहे। आदरणीय सुनील कुमार जी का प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत से मित्रों को देख रहा हूँ, प्रोफेसर कुशवाहा जी को देख रहा हूँ, दीपक गुप्ता जी, इसमें मुकेश पांडे जी भी हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार साहब कौन है नहीं जानता। मैं सबके प्रति अपना अभिवादन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। ठीक है कुशवाहा जी, आदरणीय कुशवाहा जी से मेरा अनुरोध है कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। एक बड़ा भाव वाजपेयी साहब ने रखा जिसमें स्वदेशी की अपनी परिकल्पना के बारे में उन्होंने चर्चा की, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि शायद अगर आप अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे तो आपकी दक्षता बढ़ती है। ये अगर हम सार कहें
कि जितना आप आत्मनिर्भर होंगे उतनी आपकी दक्षता होगी, जीवन में आप अनुभव भी कर सकते हैं। जितना आप जिस पर दूसरों पर निर्भर करेंगे उतनी आपकी दक्षता कम होती है, और जितना आप आत्मनिर्भर होंगे उतनी आपकी दक्षता बढ़ती है। इस भाव के साथ मैं कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय एडीएन वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रेरणादायी व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जी का, जिनके सफल नेतृत्व में हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सके। आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी शिक्षकों, छात्रों, श्रोताओं का, एवं हम सभी स्वदेशी को अंगीकार करने का संकल्प लेते हैं और माननीय एडीएन वाजपेयी साहब से जो उद्बोधन हुआ उससे हम अपने प्रेरणा ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते।